अब आ जाता है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की। इम्पैक्ट का मतलब होता है फोर्स को लगाना, हाँ, फोर्स को अप्लाई करना बहुत तेजी से। जैसे आप हैमरिंग करते हैं, ठीक है, हथौड़े से हम हैमरिंग करते हैं, तो ये जो भी फोर्स हम लगाते हैं किसी मटेरियल पे, ये कैसा रहता है? इम्पैक्ट फोर्स होता है। फोर्स के कई तरीके होते हैं, हम धीरे से भी लगाते हैं और कॉन्स्टेंटली लगा के रखते हैं, बहुत देर तक लगाते हैं। तो इम्पैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, टाइम जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, लेकिन जो फोर्स की क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। तो इम्पैक्ट लोड में क्या होता है, हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है डील करती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे आप देखा होगा, आपने सिक्के बनते हैं, कॉइन्स देखे है ना? तो कॉइन्स जो बनते हैं, कॉइन्स कैसे बनते हैं? एक मेटल की शीट होती है, इस मेटल की शीट में हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे होल कर देते हैं, और जो होल जो कर देते हैं तो ये जो निकलता है हिस्सा वो कहलाता है कॉइन। लेकिन अब इस कॉइन को बनाने की प्रोसेस क्या है? इस कॉइन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक बेस होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इस तरह का मान लीजिए आपका एक बेस होता है, एक बेस होता है। इस बेस में इसको हम कहते हैं पंच, इसको कहते हैं पंच, सॉरी डाई, डाई इसको कहते हैं डाई, ये कहलाता है डाई। और ऊपर होता है पंच। पंच का मतलब होता है एक ऐसा, ये भी इस तरह का टूल होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मान लीजिए इस तरह के गोल गोल रॉड लगी हुई है। अब होगा क्या कि, और इसमें बने होते हैं बहुत सारे होल, इस तरह से होल बने होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे ही आप होल बने होंगे तब क्या होगा, इसके ऊपर आप जब भी शीट रखोगे, कोई मेटल की शीट रखोगे, और शीट रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे हैमर को, पंच को, इस पंच को क्या करेंगे, हाई फोर्स से पुश करेंगे, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तब क्या होगा, ये जो रॉड है, ये जो भी जो पंच है, ये पंच है, इनको कहते हैं पंच। ये जो पंच है क्या करेंगे, इसको काटते हुए नीचे चले जाएंगे और इसमें होल जनरेट कर देंगे, और ये क्या होंगे, जो आपके कॉइन्स है वो नीचे से निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो ये जो फोर्स है, इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, डाई के ऊपर। तो डाई जो है ऐसी बनानी पड़ती है हमको, ऐसी बनानी पड़ती है, इस इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की बनानी पड़ती है कि आपका जो है वो इम्पैक्ट को झेल सके या बियर कर सके। समझ में आ गया इम्पैक्ट का मतलब हथौड़े से मारना। आपने एक और चीज देखी होगी कि आपने वर्कशॉप में जब आपने चिजल बनाया, ठोकते हैं अपन, हाँ, जो अपन खीला ठोकते हैं वो भी इम्पैक्ट फोर्स में आएगा ना? वो भी इम्पैक्ट फोर्स में आता है। जब आप हैमरिंग करते हो, जब भी आप हैमर करते हो, कोई भी फोर्स अगर कम ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, विद इन 1 सेकेंड, और लोड बहुत ज्यादा है, वो सारी चीजें इम्पैक्ट मतलब किसी चीज को मारना, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, जिससे आप क्या कर रहे थे, चिजल बना रहे थे, किस तरह का एनविल आपने देखा होगा, है ना, वर्कशॉप में रखा था, है ना, जिसपे आपने रख करके चिजल बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका वर्क पीस होता है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं बहुत फोर्स से। तो यहाँ पे भी ये जो मटेरियल होता है, ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा, अगर ब्रिटल होगा तो क्या होगा, ये अगर मटेरियल ब्रिटल होगा तो जैसे आप हथौड़ा मारोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, जाएगा, सब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यही चीज है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मटेरियल में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितनी जरूरत पड़ती है, ये हमारा डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। जैसे एक एप्लीकेशन ये हो गया, एक एप्लीकेशन आपका ये हो गया, जितने भी जहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को जनरेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा फोर्स से कम ड्यूरेशन के लिए, जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है मैकेनिकल में, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, इस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। जैसे आपकी फोर्जिंग हो गई, ठीक है, फोर्जिंग जो होती है, बेसिकली आपने फोर्जिंग जो देखी, बहुत सिंपल फोर्जिंग देखी। तो हम जब आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें बनती है, जैसे आपके पिस्टन होते हैं, जो आपके इंजन के पिस्टन होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, सबसे पहले इस पर फोर्जिंग की जाती है। बेसिक जो होता है फोर्जिंग से ही बनाया जाता है। तो एक मेटल का पीस होता है, इस मेटल के पीस को क्या किया जाता है, बार बार फोर्स करके अलग अलग पंच और डाई के सेट से, ये कहलाता है पंच ऊपर वाला और नीचे वाला कहलाता है डाई, इन दोनों का सेट होता है, पंच और डाई का सेट होता है। इस सेट पे अलग अलग तरह से लगा करके हम इसको करते हैं, तब आपको जाकर के एक शेप मिलता है। तो पंच और डाई जितने भी ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वाले होंगे, उतना ज्यादा ये काम ज्यादा करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसमें टेम्परेचर बियर करने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेटल को हीट करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो अभी स्पेसिफिकली हम ये इसकी बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होना चाहिए किसमें, ऐसे मटेरियल में। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट
ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट और एब्जॉर्ब द शॉक एनर्जी बिफोर इट फ्रैक्चर इज कॉल्ड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जब भी मटेरियल में हम हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग होने के बाद क्या होगा, वो ब्रेक होगा, लेकिन उस ब्रेक होने के पहले तक जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी वो ब्रेकिंग के पहले तक एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कहेंगे हम क्या, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है। इसके बाद देखिए, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। जो स्ट्रक्चर होगा मेटल का उस पर डिपेंड करेगा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर एंड precipitation of the brittle layer of a grain boundary do not appreciably after the mechanical properties of the static tension, but they substantially reduce the impact strength. ठीक है। तो अगर हम क्या बात करते हैं, ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और रिड्यूस कर जाती है। ठीक है। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ लोडिंग एंड द टेम्परेचर। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी, अगर किसी मटेरियल को हम हीट करेंगे, टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है मटेरियल की कम हो जाती है। एज वेल एज टू द स्ट्रेस रेसेस। एग्जांपल नोचेस। अगर हम किसी मटेरियल में नोच होगा हमारे, इस तरह से नोच, मैंने आपको कल भी बताया था कि नोच क्या होता है। इसी मटेरियल में अगर इस तरह से कट हम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम जैसे मान लीजिए कट करते हैं, इस कटिंग की वजह से क्या होता है, नोच की वजह, इसी को कहा जाता है नोच। अगर इसमें नोच पहले से होगा तो नोच की वजह से क्या होगा, हमारा मटेरियल जल्दी से ब्रेक हो जाएगा इम्पैक्ट लोड की वजह से। तो हम क्या करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं तो एक छोटा सा नोच बनाते हैं। आपका इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन जो होती है, आप फोम में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, नोच बनाते हैं इस तरह की, और उस नोच से क्या करते हैं, मटेरियल को चेक करते हैं कि इम्पैक्ट करने से कितनी जल्दी यहाँ से ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कैन बी फाउंडेड बाय सब्जेक्टिंग इट्स स्पेसिमेन टू द इम्पैक्ट लोडिंग अंडर द आइजोट एंड चार्पी टेस्ट। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। इन दो टेस्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो दो टेस्ट आप देख रहे हो, ये जो दो टेस्ट हैं, आइजोट टेस्ट और चार्पी टेस्ट, इन दोनों टेस्ट से हम क्या करते हैं, मटेरियल की इम्पैक्ट टेस्टिंग को चेक करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो केजी सेंटीमीटर केजी में रहती है। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है हमारी मटेरियल में इसलिए होना जरूरी है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे हम जब फोर्जिंग करते हैं तो फोर्जिंग करते वक्त आपका एनविल जो होता है उसका यही काम है कि अगर मटेरियल में इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी तो वो उसको बियर कर लेगा। कैसे क्या कर लेगा, बियर कर लेगा। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बियर करेगा, कौन, एनविल होता है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बियर कर लेता है। दूसरी चीज आपका, जैसे जहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फोर्ज करके किसी चीज को बनाते हैं, वहां पे वो काम आता है। ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कॉइनिंग, कॉइन बनाते हैं या पंचिंग करते हैं, तो वहां पे ऐसी जगहों पे वो हमको बहुत हेल्प करता है और सारी चीजों में ये प्रॉपर्टीज को गेन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डक्टिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो प्रॉपर्टी की वजह से हम ये चेक करते हैं कि मटेरियल को हम एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमको ये बताती है कि इस मटेरियल को हम वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो वायर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो है लीनियर डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होना चाहिए। जो लेंथ वाइज जो डिफॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हम किसी वायर को खींच सकते हैं। ऊपर से बात है, मान लीजिए कोई एक तरह से रॉड है, इस रॉड को अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इस रॉड को हमें कन्वर्ट करना है वायर में, तो अगर हम दो तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। जब स्ट्रेच करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। तो डक्टिलिटी refers to the capacity of the material to undergo deformation under the tension without rupture। तो देखिए सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है विदाउट रप्चर। रप्चर का मतलब होता है टूट जाना या ब्रेक हो जाना। रप्चर का मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से मटेरियल है और ये बीच से यहाँ से क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, इसको कहते हैं रप्चर होना। रप्चर यानी ब्रेक हो जाना या किसी तरह से क्रैक आ जाना। तो रप्चर के पहले जितना भी मटेरियल खिंच जाए, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, उसी को कहा जाता है उस मटेरियल की डक्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ductility is the ability of material to be drawn from a large section to small section such as wire drawing। wire drawing में सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। वायर ड्राइंग का मतलब ये होता है खींचना। ड्राइंग जहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग का मतलब होता है वायर को खींचना।
ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये ड्राइंग, वायर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब, यहाँ पे ड्राइंग का मतलब बनाना नहीं होता, ड्राइंग का मतलब होता है खींचना या फिर उसकी लेंथ को इंक्रीज करना, इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करना, लेंथ को इंक्रीज करना, ये कह रहा था वायर ड्राइंग। क्लियर। उसके बाद देखिए डक्टिलिटी में भी, ductility may be expressed as a percentage elongation and area and the percentage area reduction AR। तो मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जब आप डक्टिलिटी को आप चेक करोगे तो ये डक्टिलिटी हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज लेंथ का एलोंगेशन होगा और एरिया का रिडक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई रॉड है, इस लोहे के बार को या मेटल पीस को हम क्या करते हैं, जब आप स्ट्रेच करोगे तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये लेंथ जो है इस तरह से बढ़ेगी यहाँ से यहाँ। और जो डायमीटर, ये जो दिख रहा है आपको डायमीटर डी, डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो परसेंटेज एलोंगेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ ये, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज एरिया रिडक्शन का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओरिजिनल एरिया और फाइनल एरिया, जहाँ पे एल सफिक्स ओ लिखा हुआ है, ठीक है। एल सफिक्स एस लिखा हुआ है, मतलब कि फाइनल, ये है आपका फाइनल, ठीक है, फाइनल एरिया। और यहाँ पे एल सफिक्स ओ लिखा है, मतलब ये ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एरिया रिड्यूस हुआ और या कितना लेंथ को इंक्रीज हुआ या लेंथ में इंक्रीमेंट आया। दूसरी चीज है डक्टिलिटी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज बीन सस्टेन्ड एट फ्रैक्चर। मतलब वही चीज है कि जब हमें डक्टिलिटी देखना है, वो मेजर बताता है कितना हम उस मटेरियल को विदाउट फ्रैक्चर के डिफॉर्म कर सकते हैं। खींचते जाएंगे तो मटेरियल क्या होगा, विदाउट डिफॉर्मेशन के उसकी जो है लेंथ वो बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद एट मटेरियल एक्सपीरियंस वेरी लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपॉन फ्रैक्चर इज अ टर्म्ड एज ब्रिटल। इसका मतलब ये होता है किसी मटेरियल को जब हम खींचते हैं या उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए बिना वो टूट जाता है, तो वो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल कहलाता है, वो मटेरियल होता है ब्रिटल मटेरियल। जिस मटेरियल में किसी भी तरह से कोई ये लिखा हुआ ब्रिटल मटेरियल, अगर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है और डायरेक्टली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको हमने पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। तो उसके बाद लिखा हुआ है, तो हमें कहाँ कहाँ इसकी नॉलेज, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, डक्टिलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नॉलेज ऑफ डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज इम्पोर्टेंट एटलीस्ट फॉर 2 रीजन। पहला रीजन ये है कि हमको क्या करना है, ये देखना है। पहला रीजन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट रीजन, first is it indicates the designer the degree to which the structure will deform plastically before fracture। तो पहला आपको ये प्रॉपर्टी ये बताएगा कि विदाउट फ्रैक्चर के फेल कब ये मटेरियल फेल होगा, डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी बताती है। और दूसरा बताता है सेकंड, इट स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ अलाउएबल डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो पहला हमको ये बताता है कि मटेरियल कब फेल होगा, तो हम ये लिमिट बना देंगे कि इस लिमिट के पहले वो फेल होगा। दूसरा जो है हमको ये बताएगा कि हम जब मटेरियल को फैब्रिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में अलमारी होती है, तो अलमारी जो होती है वो कैसी बनी होती है, इस तरह की शीट्स होती हैं, इस तरह की शीट होती है, इन शीट को क्या करते हैं, बेंड करते हैं और एक शेप देने की कोशिश करते हैं। इस तरह की शीट होती है, हम इसको क्या करते हैं, बीच से यहाँ से फोर्स लगा करके इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं या फिर इसको बेंड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बेंडिंग करते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, शीट से ये अलमारी बनाई, तो यहाँ पे बेंडिंग होगी, देखिए कहाँ कहाँ बेंडिंग होगी, इस एरिया, इस लाइन पे बेंडिंग होगी, इस लाइन पे बेंडिंग होगी, इस लाइन पे 4 लाइन जो है, ये 4 सरफेसेस पे आपकी कह सकते हो हमें बेंडिंग होगी। तो ये जो बेंडिंग हो रही है, ये बेंडिंग किस एक्सटेंट तक हम कर सकते हैं किसी मटेरियल पे, ये बताती है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये समझाती है कि अगर हमें फैब्रिकेशन का मतलब बनाना, फैब्रिकेशन एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑपरेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप कोई भी बोल सकते हो, कार का डोर भी हो सकता है वो, चाहे आप कुछ भी बोलो, जैसे कार का इस तरह का दरवाजा होता है, ठीक है, तो कार के दरवाजे में भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, यहाँ पे बहुत सारे कर्व होते हैं, बेंडेड होती है कहीं पे, बहुत सारे आपने देखे होंगे कार के दरवाजे में
बेंडिंग होती है। तो वो बेंडिंग जो होती है वो सिर्फ हमको डक्टाइल मटेरियल में ही मिल सकती है, ब्रिटल मटेरियल में नहीं मिल सकती। इसीलिए हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि है ना, उतना अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम किसी मटेरियल को शीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें किसी मटेरियल को शीट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी ब्लॉक को क्या करते हैं, रोलर्स के बीच में पास करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोलर लगे हुए, एक रोलर ये लगा हुआ है ना, और दूसरा रोलर कोने वाला, कोने वाला। चलो सही। तो ये जो 2 रोलर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 रोलर हैं, इन रोलर के बीच में हम इन मटेरियल को पास करते हैं मल्टीपल टाइम। इसको इसके बीच से पास करेंगे, यहाँ से निकलेगा और ये जो है शीट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह की। इसकी जो थिकनेस है, वो जो थिकनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह से इसकी जो डायमेंशन है, थिकनेस कम हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और इसकी जो विड्थ है ये भी बढ़ जाएगी। दोनों तरह से लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको समझिए, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ मेलिएबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट रप्चर। यहाँ पे वही चीज आ जाती है, रप्चर नहीं होना चाहिए। रप्चर का मतलब होता है ब्रेक होना। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ, रप्चर मतलब ब्रेक होना। जैसे आप घर में आपने देखा होगा, एक एग्जांपल है, जब रोटी बनती है तो रोटी का जो आटा बनाया जाता है, देखा आपने कभी? जब अगर आप लोगों ने कभी खाना बनाया हो तो आपको पता होगा कि जब रोटी का आटा मारा जाता है तो आटा जो होता है वो किस तरह का होता है, हल्का सा डक्टाइल होता है। अगर हम उसमें पानी कम मिलाएंगे तो क्या होगा, ब्रिटल बनता है। जैसे आप उसको बेलने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, रोटी है जो बेलते वक्त टूट जाएगी। यही सेम यही प्रोसेस होती है हमारी शीट मैन्युफैक्चरिंग में। ये मेलिएबिलिटी इसी चीज को कहा जाता है कि रप्चर मतलब ब्रेक होना। जैसे कि रोटी ब्रेक हो जाती है बेलते वक्त, उसी तरह से हमारी चपाती हम बनाते हैं वो ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे मेलिएबिलिटी, जो आटा होता है उसमें अगर आप पानी ज्यादा मिलाओगे तो वो ज्यादा मेलिएबल बन जाएगा। तो ऐसी मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। अगर मेलिएबिलिटी ज्यादा होगी तो हम उसको किस चीज में यूज कर सकते हैं, आप रोलिंग में, फोर्जिंग में भी यूज कर सकते हो, रोलिंग में भी कर सकते हो। फोर्जिंग का मतलब यही होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम शीट से अलमारियां बनाते हैं, लोहे के डेस्क बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, बहुत सारी मेटल की चीजें बनती है। आपके हॉस्पिटल्स में जितने भी आपने देखे होंगे बेड होते हैं, सारे शीट्स के बने होते हैं। शीट को बेंड करके एक डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं और उसकी वजह से हमको किस प्रॉपर्टी का यूज होता है वहां पे, ये मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का बेसिकली वहां पे यूज ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए the ability of metal to be formed by hammering or by rolling is called malleability। ठीक है, मेटल की एबिलिटी कहलाती है हैमरिंग और मेलिएबिलिटी की वजह से ये रोलिंग और हैमरिंग में बहुत हेल्प करता है हमारी। हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है द लेड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मेलिएबिलिटी बट गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल। तो आपका जो लेड मटेरियल होता है वो मेलिएबल होता है और गोल्ड भी मेलिएबल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा मटेरियल होता है, गोल्ड होता है, जिसकी हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो ज्वेलरी बनती है, जो भी हमारे गहने बनते हैं वो सारे गोल्ड के बने होते हैं और सिल्वर के बने होते हैं। ये सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मेलिएबल है, इजीली आप उनको शेप में चेंज कर सकते हो। चाहे आपको अंगूठी बनाना हो, चाहे आपको ज्वेलरी बनाना हो, किसी तरह की कोई भी हमें वो बनाने हैं तो हम उसका यूज करते हैं। किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वहां पे, या ऐसे मटेरियल का यूज करता है जो मटेरियल मेलिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेलिएबिलिटी differs from the ductility in the sense that ductility considered a tensile property and the malleability considered the compressive property। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहे हैं कि हम डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बेसिक डिफरेंस ये होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं और ये टेंसाइल फोर्स को कंसिडर करते हैं, और मेलिएबिलिटी में हम कंप्रेसिव फोर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे टेंसाइल फोर्स से रॉड को क्या करते हैं, किसी मेटल के पीस को खींचने की कोशिश करते हैं। इस तरह कोई आपका मेटल का पीस है तो हम इसको क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें डक्टिलिटी में आप क्या करोगे, डक्टिलिटी में
क्या करोगे, इस मटेरियल को टेंसाइल फोर्स से खींचोगे। लेकिन मेलिएबिलिटी में हम क्या करेंगे, दो रोलर्स के बीच में इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आपको फोर्जिंग करना है तो इस तरह से आपका, मैंने कल आपको बताया था, इस तरह का पंच होता है और ये शीट मेटल का शीट रखा हुआ है आपका। इस शीट में हमें जब मान लीजिए मल्टीपल होल्स बनाने हैं और इसके नीचे क्या होता है, डाई होती है, इसको कहते हैं डाई। ये जो डाई है, इस डाई में होल रहता है और इस शीट से हम क्या करते हैं, इस पंच से इसको होल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटलनेस अभी हमने पहले देखा जब हम डक्टिलिटी पढ़ रहे थे। तो ब्रिटलनेस मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि फोर्स लगाने से विदाउट डिफॉर्मेशन बिना डिफॉर्मेशन के मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है। उसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, ना ही उसमें कंप्रेसिव फोर्स से डिफॉर्मेशन आता है, ना ही टेंसाइल फोर्स से डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, द ब्रिटलनेस इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू फ्रैक्चर। सबसे पहले लिख दिया हमने टेंडेंसी टू फ्रैक्चर। इसका मतलब होता है कि मटेरियल जो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा विद इन फ्यू सेकंड्स एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, किसी तरह से कोई उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधा मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। ये लिखा हुआ है एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, मतलब कि बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, therefore the property this property is opposite to ductility और malleability। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है, या डिफरेंट आप कह सकते हो। ब्रिटल मटेरियल विल फ्रैक्चर विद अ लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्ट इट्स सडन फेलियर। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसमें होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है जो कि हमारे किसी तरह से यूज में नहीं आता या किसी भी तरह के यूज में नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा डिफॉर्मेशन होगा या बिल्कुल लिटिल डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मटेरियल सडनली फेल होगा या ब्रेक हो जाएगा। इसी को कहा जाता है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, सडन फेलियर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है ब्रिटल मटेरियल इज हार्ड एंड हैज अ लिटिल डक्टिलिटी, इट विल नॉट स्ट्रेच और बेंड बिफोर ब्रेकिंग। कास्ट आयरन इज एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। आप देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन सा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है बहुत ब्रिटल मटेरियल होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कहाँ पे, जितनी भी आपने भारी भारी चीजें देखी होंगी सॉलिड मटेरियल की, वो सारी कास्ट आयरन होता है। जैसे आप देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, जो आपके घर में मोटर लगी होती है, जो आपको पंप लगा होता है, देखा होगा आपने घर के अंदर मोटर लगी होती है, पानी वाली मोटर जो होती है, उसके ऊपर की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो कास्ट आयरन की बनी होती है। आपने लेथ मशीन देखी होगी, लेथ का जो बेड होता है, जो लेथ का जो पूरा जिसमें सारी चीज अटैच होती है, लेथ का जो बेड होता है वो भी कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, और जितनी भी हैवी बॉडीज होती है जिसके ऊपर हम किसी चीज को माउंट करते हैं या लगाते हैं, वो सारी चीज कैसी होती है, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है या ब्रिटल मटेरियल की बनी होती है, जिनके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा फोर्स को या लोड को बेयर करने की कैपेसिटी हो। हाँ, लेकिन यह है उसमें डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी काम बिल्कुल भी नहीं करती। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द मटेरियल कैन बी मैकेनिकली वर्कड आउट अ डिफरेंट साइज और शेप विदाउट ब्रेकिंग और shattering, it is ductile or malleable, but if little or no change in the dimension can be made before fracture occurs, it is a brittle material। वही चीज लिखी हुई है कि जब हम फोर्स लगाते हैं ना मटेरियल डक्टाइल होगा, ना ब्रिटल होगा, ना डक्टाइल होगा, ना मेलिएबल होगा, तो सडन फेलियर की वजह से वो मटेरियल जो है वो ब्रिटल प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब इसमें क्या होता है, एलोंगेशन कैसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलोंगेशन of less than 5% in 50 mm gauge length of often taken to indicate the brittle material। इसका मतलब ये है अगर 5% से कम लेंथ बढ़ती है किसी मटेरियल में तो उस मटेरियल को हम ब्रिटल कैटेगरी में लाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना लिखा है, 5% से कम और 50 mm गेज मतलब 50 mm गेज का कोई वायर होगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का कोई वायर है, 50 mm डायमीटर का कोई वायर होगा, 50 mm डायमीटर का कोई वायर है, 50 mm ये mm का अगर कोई वायर है उसको हम क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं और इसमें जो लेंथ का जो एलोंगेशन होता है वो 5% से कम आता है, 5% से लेस आता है, तो उस मटेरियल को हम ब्रिटल कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी मटेरियल फोर्स लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी उसमें एलोंगेशन नहीं होगा, थोड़ा सा एलोंगेशन होता है, लेकिन उसको हमको डिफरेंशिएट करने के लिए मेलिएबल और डक्टाइल मटेरियल से वहाँ पे एक
एक लाइन बनाई गई है या एक पॉइंट रखा गया है कि बिफोर 5% से अगर कम होता है एलोंगेशन और 50 mm की डायमीटर की, है ना, तो वो बाकी फिर डायमेंशन के साथ चेंज होती है। ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, इस स्टैंडर्ड पे हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होगा 5% से कम इन 50 mm ऑफ गेज लेंथ। गेज लेंथ मतलब लेंथ की वजह, जितना लेंथ होगा तो 50 mm की बात करेंगे। The brittle fracture normally follows the grain boundaries intergranular crystalline, and whereas the ductile fracture normally occurs at the grain ट्रांसएंगुलर और ट्रांसक्रिस्टलाइन। इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटल मटेरियल फेल होगा तो वो ग्रेन बाउंड्रीज के पास से फेल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेन बाउंड्री, जब फेल होगा तो वो ग्रेन की जो बाउंड्रीज है उससे फेल होगा, ठीक है। इंटरग्रेनुलर और इंटरक्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देगा। लेकिन जब डक्टाइल मटेरियल या मेरिएबल मटेरियल जो होता है ब्रेक होता है, तो वो कहाँ से ब्रेक होता है, वो ट्रांसएंगुलर और ट्रांसक्रिस्टलाइन मटेरियल से फेल होता है। ये बेसिक डिफरेंस है ब्रिटल मटेरियल में, ब्रिटल प्रॉपर्टी का किससे, आपका मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी से बेसिक डिफरेंस ये है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी हार्डनेस। अब हार्डनेस की बात करें तो जो हमारी हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि मटेरियल को हम कितना ज्यादा इंडेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी मटेरियल, जैसे आप देखिए मोमबत्ती होती है, अगर आपके पास एक मोमबत्ती, आप घर पे होगी मोमबत्ती, आप करके देख सकते हो प्रैक्टिकली, उसमें आप क्या करते हो, अगर एक नेल से या खीले से क्या करते हो इस तरह से, या कोई नोकीली चीज से आप इस पे लोड लगाते हो, फोर्स करते हो, पेंसिल से आप करते हो, मान लीजिए पेंसिल है आपकी, इस पेंसिल से आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो। प्रेस करने से क्या होगा, उसके प्रेस करने से क्या होगा, अगर ये मान लीजिए वैक्स मोमबत्ती है तो इसमें क्या होगा, एक छेद जैसा बन जाएगा। यहाँ पे आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, ये जो डायमेंशन है छेद का उतना बड़ा होता जाएगा। यही है मटेरियल की हार्डनेस प्रॉपर्टी, यही बताती है। हम क्या करते हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है हार्डनेस की टेस्टिंग भी हमारे मैकेनिकल की लैब में होती है, ठीक है। विकर्स हार्डनेस टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे हार्डनेस मशीन्स होती हैं, इन मशीन्स का हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के इंडेंटर का यूज करके। इंडेंटर का मतलब होता है, जैसे आपकी पेंसिल होती है, इंडेंटर का मतलब होता है इंडेंटर मतलब इसी तरह का आपका एक पेंसिल जैसा एक पॉइंटेड इस तरह का पॉइंटेड एक हेड होता है। इस हेड को क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल का हमें हार्डनेस निकाली, इस मटेरियल पे हम क्या करते हैं, फोर्स से अप्लाई करते हैं। फोर्स से जैसे आप अप्लाई करोगे तब क्या होगा, उसके सरफेस पे एक छोटा सा छेद बन जाएगा। इस जो होल है, इस होल के डायमीटर को क्या किया जाता है, मेजर करते हैं और अंदाज लगाया जाता है, पता किया जाता है एक फॉर्मूले से कि इसकी हार्डनेस कितनी होगी। तो विकर्स नाम का एक साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई, विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। वो क्या करता है, इसी तरह से हार्डनेस डिफाइन करता है और बताता है कि मटेरियल कितना हार्ड है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको देखिए, हार्डनेस इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय आइदर बाय मैकेनिकल इंडेंटेशन और एब्रेशन। इसका मतलब ये है कि हम कैसे पता करते हैं हार्डनेस मटेरियल की, लोकल इंडेंटेशन से। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या लिखा है, लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका मतलब यही है कि हम क्या करते हैं, एक पॉइंटेड चीज से किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब आप फोर्स लगाओगे तो उसमें एक छोटा सा होल जनरेट होगा, डिपेंड करेगा वो मटेरियल पे। अगर वो मटेरियल कम हार्ड है, जैसे आप वुड की बात करते हो या एल्युमिनियम मेटल की बात करते हो, तो एल्युमिनियम में क्या हो, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो वो बहुत जल्दी अंदर धंस जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसकी बात करें, स्टील की बात करें, तो स्टील में आप फोर्स लगाओगे तो उतनी जल्दी वो अंदर मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टील ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो वही प्रॉपर्टी हमें बताती है। हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम उसका डायमीटर निकालते हैं और माइक्रोस्कोप से उसका डायमीटर मेजर करते हैं, और उस मेजरमेंट से हम ये अंदाज लगाते हैं। हमारे पास एक चार्ट होता है, उस चार्ट में डायमीटर को देख करके ये पता लगा लेते हैं कि मटेरियल की हार्डनेस की ग्रेड क्या है। जैसे आप लोगों को ग्रेड मिलते हैं ABCD, तो वैसे ही हम उसको ग्रेड में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, मैक्रोस्कोपिक हार्डनेस इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसका मतलब ये है, मैक्रो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। मैक्रो यानी सॉरी बाहर, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो मतलब बड़े रूप में। माइक्रो का मतलब होता है एक जो बड़े रूप में, जैसे जो आपको नेकेड आइट से दिखता है मैक्रो का मतलब होता है बड़े रूप में। ऑडियो बंद करिए आप लोग, साउंड बंद करिए, फिर ऑन हो गया, ठीक है।
is generally characterized by a strong intermolecular bond, but the behavior of solid material under force is complex. ठीक है, तो फोर्स जो रहता है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वही हमको हार्डनेस बताता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो हमारा मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो हार्डनेस कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 तरह के टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है स्क्रैच टेस्ट, स्क्रैच हार्डनेस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंडेंटेशन हार्डनेस, ये लिखा हुआ। तीसरा नंबर का होता है हमारा रीबाउंड। तो ये 3 तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, 3 तरह से ये टेस्टिंग होती है। एक ये लिखा हुआ है स्क्रैच हार्डनेस, दूसरा होता है इंडेंटेशन हार्डनेस, तीसरा होता है रीबाउंड। इसका मतलब क्या होता है, स्क्रैच का मतलब ये होता है कि हम किसी शार्प मटेरियल से, शार्प टूल से किसी मटेरियल के ऊपर स्क्रैच करते हैं, जिससे इस तरह से कट करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्क्रैच से हम ये पता लगा लेते हैं कि मटेरियल कितना हार्ड है। जैसे अगर आप वुड पे करते हो, एल्यूमिनियम पे करते हो तो वो जल्दी से स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन स्टील पे आप करोगे किसी पॉइंटेड मटेरियल से तो वो स्क्रैच नहीं होगा। तो ये हमको हार्डनेस बताता है। दूसरा है इंडेंटेशन, जो मैंने आपको बताया, किसी पॉइंटेड टूल से हम क्या करते हैं, इस तरह का पॉइंटेड टूल होता है, इस तरह का पॉइंटेड टूल होता है। उस पॉइंटेड टूल को हम क्या करते हैं, फोर्स लगा करके एक मटेरियल के ऊपर इस तरह से पुश करते हैं। यहाँ पे पुश करने से जो भी होल बनेगा डायमीटर निकालते हैं, उस डायमीटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मटेरियल हार्ड है। तीसरा तरीका है रीबाउंड। रीबाउंड मतलब जैसे हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को जंप कराने की कोशिश करते हैं, हम एक फोर्स से उसको थ्रो करते हैं, और उसके बाद वो कितना रिबाउंड होता है, उसकी हार्डनेस बताता है। अगर मटेरियल ज्यादा रिबाउंड हो रहा है तो मटेरियल ज्यादा हार्ड है, और मटेरियल कम रिबाउंड हो रहा है उसका मतलब मटेरियल में हार्डनेस कम है। ये 3 बेसिक तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल की हार्डनेस निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सा, स्क्रैच हार्डनेस टेस्ट, दूसरा इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट, और तीसरा रीबाउंड हार्डनेस टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्डनेस इज डिपेंड्स ऑन डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, टफनेस। ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है किस पे, आपकी हार्डनेस डिफाइन करने की कितनी प्रॉपर्टीज एक कंबाइंड फॉर्म में अगर किसी मटेरियल में है तो वो मटेरियल हार्डनेस को डिफाइन करेगा। किसी भी हो सकता है कि इसमें किसी मटेरियल में एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी कम हो, या किसी मटेरियल में पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादा हो। तो ये डिपेंड करता है, वो उसको ओवरऑल बताएगा कि मटेरियल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। ठीक है, लास्ट स्लाइड है, इसके हम खत्म करेंगे। कॉमन एग्जांपल ऑफ हार्ड मटेरियल आर सिरेमिक, कंक्रीट, सर्टेन मेटल्स एंड सुपर हार्ड मटेरियल। तो जो कॉमन मटेरियल हार्ड होता है, जिससे आपने सुना होगा कि हम स्टील के टूल यूज करते हैं। सिरेमिक जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, सिरेमिक के टूल्स हम यूज करते हैं। कई बार जब हमें स्टील को कट करना है या हाई स्पीड स्टील को कट करना है तो सिरेमिक टूल्स का यूज किया जाता है। कंक्रीट मतलब सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील बोला जाता है। स्टील का भी ग्रेड होता है हाई स्पीड स्टील, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिनके हम कटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ कुछ सॉफ्ट मटेरियल भी होते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सॉफ्ट मटेरियल होते हैं लेकिन इनकी हार्डनेस कम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट। उसमें भी हम वैसे ही हार्डनेस चेक करेंगे, स्क्रैच से, इंडेंटेशन से और रिबाउंड से। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि इन 3 प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हार्डनेस को टेस्ट करते हैं।